सुप्रभातम। 8वीं कक्षा के छात्रों, ध्यान से सुनो। समास की चर्चा कर रहे हैं। पाठ 11 भाषाभ्यास। पाठ 11 समास। समास का अर्थ क्या होता है, पहले इसको समझ लो। समास का अर्थ होता है मिलाना। सम आसह समासः। सम आसह समासः। जब दो या दो से अधिक पद अपने अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, उसे हम समास कहते हैं। मिले हुए शब्द को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं और अलग करने की क्रिया को, पदों में अलग करने की क्रिया को हम लोग विग्रह कहते हैं। प्रश्न में समस्त पद करने के लिए भी आता है और विग्रह करने के लिए भी आता है। जैसे मान लो आनंदानुभूति, यह समस्त पद है, इसका विग्रह करेंगे आनंद की अनुभूति। भाई बहन समस्त पद है या सामासिक पद है, इसको अलग अलग करेंगे यानी विग्रह करेंगे भाई और बहन। बहुत सारे उदाहरण हैं अलग करने की। हम लोग समास के भेदों की चर्चा करते हैं, उस पर ध्यान दो। इस पाठ में तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व समास के 3 भेद हैं, तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व। और 3 भेद और कौन कौन हैं? अव्ययी भाव, कर्मधारय और बहुब्रीहि। अव्ययी भाव, कर्मधारय और बहुब्रीहि। तो हम लोग सबसे पहले तत्पुरुष समास की चर्चा करेंगे। तत्पुरुष, तत्पुरुष की परिभाषा है जिस सामासिक पद का उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर मतलब बाद वाला। जिस सामासिक पद का उत्तर पद प्रधान हो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास में कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। कौन कौन सी विभक्ति है, कारक के चिन्ह कौन कौन है? कर्ता का ने, उसको छोड़ दो, वो समास में नहीं आता है। कर्म से शुरू होता है और फिर लास्ट में संबोधन को छोड़ देना है, यानी कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ये 6 उसके भेद हुए तत्पुरुष के। तत्पुरुष के 6 भेद हुए। कर्म से लेकर कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ये 6 भेद हुए। तो उसी तरह उसमें के अंदर में विभक्ति चिन्ह का लोप है, छिपा हुआ है। जैसे विद्यालय, विद्यालय में कौन सा चिन्ह लगेगा? विद्या के लिए आलय, यहाँ के लिए संप्रदान तत्पुरुष हो गया, छिपा हुआ है, इसको अलग यही करना है। अगला है उदाहरण, जैसे हम बता रहे हैं अकाल पीड़ित, इसको हम अलग करेंगे अकाल से पीड़ित। यहाँ विभक्ति चिन्ह का लोप है। से, कर्ता ने कर्म को करण से। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, यहाँ भी जो है संप्रदान तत्पुरुष है के लिए। उसी तरह जो है भय से भीत, भयभीत। हस्त लिखित, हस्त से लिखित। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, ये सारे तत्पुरुष के उदाहरण हैं। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, तत्पुरुष समास के ये उदाहरण हैं। जिस सामासिक पद का दूसरा पद प्रधान हो या जिस सामासिक पद का उत्तर पद प्रधान हो और कारक चिन्हों का लोप हो, उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण अभी बहुत सारे बता दिए, इसमें से याद कर लेना है। अगला है इस पाठ में, वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस सामासिक पद का दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, पहला पद और दूसरा पद, जिस सामासिक पद का या जिस समस्त पद का दोनों पद प्रधान हो उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। बहुत आसान है,
समझना भी और इसका विग्रह करना भी। कैसे? केवल बीच में और लगा देते हैं और विग्रह हो जाता है, अलग अलग कर देते हैं। जैसे दिन रात, दिन और रात, भाई बहन, भाई और बहन, पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे, जीव जंतु, जीव और जंतु, आटा दाल, आटा और दाल, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, यश अपयश, यश और अपयश, सुख दुख, सुख और दुख, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। इस तरह से द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसका विग्रह करते हैं, उसमें और लगा देते हैं, विभक्ति चिन्ह नहीं होते इसमें। और द्वंद्व समास सबसे आसान समझना भी है, पहचानना भी है और विग्रह करना भी आसान। ये हो गया द्वंद्व समास। और जो तीसरा पढ़ना है वो है द्विगु समास। द्विगु समास समास का एक भेद है, जिस सामासिक पद का या जिस समस्त पद का पूर्व पद या पहला पद संख्यावाची हो, जिस सामासिक पद का या जिस समस्त पद का पहला पद संख्या बता रहा हो, संख्यावाची हो, तो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। ये दूसरा आसान जो है समास है, पहचानना भी और इसका विग्रह करना भी। जैसे उदाहरण, दोपहर, दो संख्यावाची है। पहर, पहर समझते हो क्या होता है? पहर, पहले समय को मापा जाता था पहर में, 3 घंटे का एक पहर होता था। 8 पहर, 8 दिया 24, 8 पहर होते थे। 8 दिया 24, 24 घंटे को पहर में पहले लोग मापते थे। कहते समय की माप है, पुराना प्राचीन पद्धति है। पहर मतलब होता है 3 घंटे का समय। दोपहर, दो पहरों का समूह, या ऐसे करो, दो पहरों का समाहार, समाहार या समूह दोनों सही है। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार या 3 रंगों का समूह। ती मतलब 3, 3 रंगों का समाहार या 3 रंगों का समूह। सत सई, सत मतलब 7, इसको अलग करते हैं, 700 दोहों का समाहार या 700 दोहों का समूह। एक ग्रंथ का नाम है, एक पुस्तक का नाम है, हिंदी की पुस्तक है सतसई, जिसके रचनाकार हैं बिहारी लाल। बिहारी लाल की जो पुस्तक है, काव्य संग्रह है, दोहों का जो संग्रह है, इसको हम लोग सतसई कहते हैं। सतसई का अर्थ जानने के लिए विग्रह करेंगे, 700 दोहों का समूह। ये हुआ द्विगु समास। द्विगु समास के और उदाहरण मिलेंगे, जैसे अठन्नी का तो महत्व नहीं है। अठन्नी को विग्रह कैसे करेंगे? 8 आनों का समूह या 8 आनों का समाहार। चलो, पंजाब शब्द है, पंजाब शब्द का विग्रह कैसे करेंगे? 5 आबों का समूह। आब पंजाबी भाषा में आब नदी को कहते हैं। 5 नदियों का समूह, 5 आबों का समूह, ऐसे लिख दो तो विग्रह हो जाएगा, पंजाब 5 आबों का समूह। नवरत्न, नवरत्नों का समूह। तो इस प्रकार जितने भी उदाहरण बताए गए, सबों में हम क्या देख रहे हैं? पहला पद यानी पूर्व पद संख्या बता रहा है, संख्यावाची है। पहला पद संख्यावाची है, इसलिए ये द्विगु समास है। इस तरह से पाठ 11 में 3 समासों की चर्चा हो गई, और वो है तत्पुरुष समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। आगे हम चर्चा करेंगे, सिलेबस आगे पढ़ना ही है, चलो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी बहुत। वो है अव्ययी भाव समास। पाठ 11 में नहीं है, लेकिन जानना ही है, पढ़ना ही है। अव्ययी भाव समास आखिर क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? अव्ययी भाव समास, जिस सामासिक पद का पूर्व पद या पहला पद अव्यय हो और प्रधान हो।
जैसे अजन्म, आ जो है पूर्व पद है, जन्म जो है उत्तर पद है यानी दूसरा पद है, आ क्या है अव्यय शब्द है, इसीलिए हो गया अजन्म। और इसको विग्रह अलग अलग प्रकार से होते हैं, इसका नियम नहीं है। जिस तरह द्वंद्व समास में या द्विगु समास में विग्रह करने का नियम था एक जैसा, वो इसमें नहीं है, इसमें बिल्कुल अलग अलग है। सबसे रटंत जो है उदाहरण इसी में है, रटना पड़ेगा। जैसे आजन्म को विग्रह करते हैं जन्म से, आमरण का विग्रह करते हैं, जबकि आ जो है वहाँ वो भी अव्यय ही है और इसका अर्थ हो गया मरण तक, आमरण। आजन्म जन्म से विग्रह कर दिए, आमरण मरण तक। तो आ क्या है अव्यय है और वही इस शब्द में प्रधान है, मुख्य अर्थ है, विशेषता है। अव्यय ही विशेषता है अर्थ में, इसीलिए आजन्म आमरण आजीवन। अब देखो इसको इसमें भी तो आ अव्यय ही है, लेकिन इसका विग्रह होता है जीवन भर, आजीवन। इसका अर्थ हुआ जीवन भर ही याद कर लेना होगा। यथाशक्ति, इसका विग्रह होता है शक्ति के अनुसार। यथामति, मति के अनुसार। देखो विग्रह अलग हो गया। जैसे दीन, दीन इसका विग्रह करते हैं प्रत्येक दिन, ये भी अव्ययी भाव है। उसके बाद बहुत सारे उदाहरण अव्ययी भाव में है। व्याकरण की कोई भी पुस्तक निकाल के देख लेना, अव्ययी भाव समास के गिने गिने जो हैं 25-30 उदाहरण हैं, उनको विग्रह सहित याद कर लेना है। इसकी परिभाषा है जिस सामासिक पद का पहला पद अव्यय हो और प्रधान हो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा है, पांचवा भेद है कर्मधारय। कर्मधारय समास की परिभाषा है जिस सामासिक पद में विशेष्य और विशेषण, उपमा और उपमेय की प्रधानता हो। जिस समस्त पद में उपमा उपमेय या विशेष्य विशेषण की प्रधानता हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन विग्रह कर दिए, कमल नयन, कमल के समान नयन विग्रह हो गया। यहाँ जो है क्या है, कमल क्या है और नयन क्या है, उपमा उपमेय है, तुलना कर रहे हैं। आँख की तुलना हम कमल से कर रहे हैं, कमल नयन। उपमा उपमेय है, इसीलिए कर्मधारय समास है। ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रूपी रत्न, ग्रंथ रत्न इसका विग्रह करते हैं ग्रंथ रूपी रत्न, ग्रंथ रत्न। यहाँ भी कर्मधारय समास है क्योंकि यहाँ विशेष विशेषण है, उपमा उपमेय है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वो है बहुव्रीहि समास। नीलकंठ शब्द में कर्मधारय समास का और उदाहरण है, हम बताएंगे। बहुव्रीहि समास में जिस तरह हम विग्रह करते हैं उसी तरह से समास का नाम भी लिखते हैं। बहुव्रीहि समास, और बहुव्रीहि समास की परिभाषा है जिस सामासिक पद में या जिस समस्त पद में दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होकर एक अन्य पद प्रधान हो जाए उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस सामासिक पद का कोई पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान हो जाए उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ऐसा विग्रह करते हैं तो हो गया बहुव्रीहि समास।
तीसरा पद कौन आ गया, हो प्रधान हो गया, शिव को कहा जाता है। शिव, भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। नीलकंठ का मतलब ही होता है शिव। यहाँ पर क्या है, विग्रह करते हैं तो दोनों पद प्रधान नहीं होकर के एक तीसरा पद प्रधान हो जा रहा है, इसीलिए नीलकंठ जो है बहुव्रीहि समास है। अब देखो, इसको विग्रह ऐसे भी कर सकते हैं, नीला है कंठ जो, तो यहाँ विशेष विशेषण कर्मधारय हो गया। कंठ की विशेषता है नीला, नीला विशेषण है, कंठ विशेष है, तो इसको हम लोग कर्मधारय करते हैं। जैसा विग्रह किया हुआ रहेगा या जैसा हम विग्रह करेंगे उसके अनुसार समास का नाम निर्धारित करेंगे। यहाँ सावधानी ये बरतनी है, जो और जिसका। नीला है कंठ जो, या अलग अलग लिखा हुआ है नीला कंठ, तब हो जाएगा विशेष विशेषण कर्मधारय। और यदि नीला है कंठ जिसका लिखा हुआ है और लिखा हुआ है शिव, तो वहाँ हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की जिससे पहचान है कि जिसका कोई पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान हो जाए, उसे हम बहुव्रीहि समास करते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, ऐसे यदि हम लिखते हैं या लिखा हुआ आता है प्रश्न पत्र में और कहता है कि इसको समस्त पद बनाइए और समास का नाम लिखिए, तो सावधानी वहाँ यही बरतनी है कि जिसका शब्द आ गया यानी तीसरा पद प्रधान हो रहा है, इसलिए बहुव्रीहि समास। लंबा है उदर जो, किसी का भी लंबा उदर हो सकता है, पेट हो सकता है, तो लंबा है उदर जो ऐसा यदि आ जाता है तब वहाँ पर हम लोग कर्मधारय समास करते हैं। चार हैं भुजाएं जिसकी, बहुव्रीहि समास। चार हैं भुजाएं जिसकी, इसको हम लोग बहुव्रीहि समास करते हैं। चलो, तो इस तरह से कर्मधारय समास के 6 भेदों की सामान्य चर्चा हो चुकी। इस पाठ में तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व समास को याद कर लेना है, उदाहरण को समझ लेना है। धन्यवाद।